नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली कल संडे और मंडे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे सिस्टम के साथ, तो वी रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कंजंक्शंस। दोस्तों, कंजंक्शन होते क्या है? जो भी वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम आते हैं। तो उन ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं। एक्चुअली अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं और उसमें भी और टाइप्स होते हैं। तो अभी हमारे पास इतना समय है नहीं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में, तो हम इनका ओवरव्यू और जो इम्पोर्टेंट है और जिनके साथ मतलब एक ग्रुप या पेयर होता है, जैसे ईदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, सच दैट, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के जो पेयर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अब कंजंक्शन होते क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी। तो इसमें क्या है कि एंड से इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया क्योंकि ही रीड्स द नोट फर्स्ट क्लॉज हो गया ये, और दूसरा हो गया रिटर्न देम टू मी। उसने नोट्स पढ़े और मुझे वापस भी करे। तो इसमें एक तरह दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है। जैसे दूसरा है, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, मतलब दोनों लोग आ रहे हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एज वेल एज का यूज किया गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है। ऐसे ही एक एग्जांपल है, ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो इसमें हमेशा याद रखें कि ईदर के साथ और आता है, तो यहाँ पे ये भी पेयर वाला कंजंक्शन है कि ईदर के साथ और हमेशा आता ही है। आगे एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। तो इसमें जो सो आ गया ये, और सो के साथ दैट आता है। सो के साथ एक्चुअली एज भी आता है कई जगह, वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे, तो उस हिसाब से हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को बता रहा है कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। एक्चुअली ये एक और तरीके से बन सकता है जब टू और टू का प्रयोग होता है। तो वो सेंटेंस कैसे बनता है, ही इज टू वीक टू स्टैंड। तो मतलब वो इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता। तो बस ये टू और टू का प्रयोग भी हम आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं टू और टू को। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ही इज सच ए फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो यहाँ पे सच के साथ दैट आ गया, ये भी हमारा कंजंक्शन हो गया। तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब इनको थोड़ा डिटेल में जिस टाइप के हैं और ग्रुप के साथ जैसे आते हैं, और जो कंपलसरी है कि सच दैट के साथ, सच के साथ दैट आएगा, सो के साथ दैट या एज या कुछ आएगा, और ईदर के साथ और आएगा, उस टाइप के हम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे चार हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, बोथ और आगे कहीं जाके एंड आता है, तो ये एक पेयर होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी पेयर्स हैं। तो ये कंजंक्शन क्या करते हैं दोस्तों, ये करते हैं नाउन और प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी कनेक्ट करते हैं, और जो भी मतलब एडवर्ब्स को भी, फ्रेजेस को भी कनेक्ट करने में काम आते हैं ये। और ध्यान रहे कि जब भी एडजेक्टिव की बात हमारी आती है तो वो दोनों सेम उसके होते हैं। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव ही होंगे दोनों, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होंगे। मतलब ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते, कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इसमें जो है हमारा सही आ गया, बोथ भी आ गया और एंड आ गया। तो वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। जैसे एक एग्जांपल और क्या, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसऑनेस्ट एक नेगेटिव हो गया कि वो बेईमान है, और लेजी मतलब आलसी भी है। तो दोनों मतलब नेगेटिव एडजेक्टिव हो गए कि किसी की बुराई बता रहे हैं यहाँ। तो और एक एग्जाम्पल देख लेंगे, और इसमें मैंने इनको अलग अलग किया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया सेंटेंस को। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा गलत हो सकता है या सही है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो दोस्तों देखिए, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो वो दो चीज़ को जब कनेक्ट कर रहा होता है तो उसी के रेस्पेक्ट में हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ही अगर इसको नॉट ओनली को हटा दे, ही चीटेड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो क्या आएगा कि फ्रेंड्स को भी उसने चीट किया और पेरेंट्स को भी चीट किया। तो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा तो फ्रेंड्स के पहले और पेरेंट्स के पहले बट ऑल्सो लगेगा, नॉट ओनली फ्रेंड्स के पहले और बट ऑल्सो पेरेंट्स के पहले। तो क्या होगा यहाँ पे, ही चीटेड। तो ये जो नॉट ओनली हमारा यहाँ से है उठ के, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो ये उठ के यहाँ पे हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अभी मतलब इसमें ये दोनों में यहाँ पे गलती हो जाएगी। आगे देखते हैं, एज वेल एज एंड नॉट
एज वेल एज एक साथ आता है, एंड नॉट एक साथ आता है, विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ये इन एडिशन टू हमेशा साथ ही रहते हैं ये तीन वर्ड्स, बट और ये बिसाइड्स। इनके साथ क्या होता है दोस्तों, जब ये कंजंक्शन यूज होते हैं तो उनके साथ में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। अब इसका एग्जांपल से पता चलेगा कि कैसे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, क्योंकि जब सेंटेंस कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो फ्रेंड्स जो है प्लूरल नंबर हो रहा है, और उस हिसाब से अगर वर्ब आती तो इज आता है, आर आता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जब एज वेल एज या एंड नॉट या विद या अलोंग विद, इनके साथ जब भी दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ा जाता है तो उसमें जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जैसे यहाँ पे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, मतलब ही इज गिल्टी, तो उसके पेरेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है हमारी ही के हिसाब से आई है जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, और इज उसी हिसाब से यहाँ पे लगेगी। आगे देखते हैं, और इसमें और भी कुछ है चीज़ें जो याद रखने की बात है आगे। अब तो हम धीरे धीरे मतलब डिस्कस करेंगे आगे। सो दैट, सो के साथ दैट, और एंड टू एंड टू, तो ये मैं बता भी रहा था कि सो के साथ दैट को उसी सेंटेंस को टू और टू से भी बना सकते हैं। तो अभी हम इनको देख लेते हैं। जैसे शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो इसको अगर हम टू का यूज करके बनाएंगे तो इसमें ये बनेगा ऐसे, शी इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं सकती है। और इसमें याद रखें कि जो सब्जेक्ट होता है जब टू और टू से बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर सेंटेंसेस में। अगर सब्जेक्ट दूसरा किसी टॉपिक से आ रहा है, अगर एक ही सब्जेक्ट पे फोकस है उस चीज़ का, दोनों जो काम हो रहा है, दोनों जो एक्शन लिए जा रहे हैं, अगर वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आते हैं। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट, तो इसमें इसको उस तरह कैसे क्या बनाएंगे, टू और टू का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व इट। अब इसमें देखिएगा एक इसमें केस आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ा एनीवन, क्योंकि हम दो डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस किसका है, प्रॉब्लम का, और सॉल्व कौन कर सकता है, एनीवन, मतलब कोई भी। तो यहाँ पे किसी प्रॉब्लम तो एक अलग होगी चीज़, जो सब्जेक्ट हो गया पहला वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जब हम सॉल्व की बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्सन की एबिलिटी या किसी मशीन की या पर्सन की एबिलिटी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं इफ द, मतलब अगर वही मैं बता रहा था कि अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो उसके साथ उसको मेंशन करना ज़रूरी है, जो सेकंड फॉर्म में होती है। अगर मैं वही बात कर रहा था यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, जैसे क्योंकि एनीवन पे पहुँच गया, वो सॉल्व करने की बात आई जब, तो इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। दोस्तों जब भी नीदर, नॉर, ईदर और नॉर या और, इनमें किसी के साथ भी जब जुड़ा होता है, जो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसे होगा, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा जहाँ पे भी ये नीदर, नॉर, ईदर और लगे होंगे, और सॉरी जहाँ भी वर्ब आ रही होगी, वर्ब से कितनी डिस्टेंस पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे पता चलेगा। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आई है, क्योंकि हैव यहाँ पे वर्ब हमारी आ रही है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, तो ये हिज फ्रेंड वाली जो है वो नियरेस्ट है, तो उसके हिसाब से वर्ब आ गई यहाँ पे। दूसरे एग्जाम्पल में और देखते हैं, हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स इधर की तरफ है, लेकिन राम जो वर्ब हमारी यहाँ पे आ रही है हैज़, और इसके पास में जो सब्जेक्ट है नियरेस्ट सब्जेक्ट वो राम है, तो उसके हिसाब से हैज़ आ गया। तो इन चीज़ों को दोस्तों बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि नीदर नॉर के साथ वर्ब कैसे लगती है, टू का कैसे प्रयोग करते हैं, तो बहुत ईजी है, आराम से सारे हो जाएंगे। आगे देखते हैं नीदर ऑफ और ईदर ऑफ, इनका मीनिंग पहले पता चल जाए। नीदर ऑफ जब भी यूज़ करते हैं तो वो नन ऑफ टू में यूज़ किया जाता है, जब दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं, दो में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया जाता। और ईदर ऑफ का जब यूज़ होता है वो होता है वन ऑफ टू। अब इन दोनों में बस ध्यान रखें कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ को सिर्फ टू के रेस्पेक्ट में ही यूज़ किया जाएगा। अगर मल्टीपल थिंग्स है, मोर देन टू हैं, तो उसमें नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर ईदर ऑफ की जगह में, ईदर ऑफ वाले में टू मोर देन टू थिंग्स हैं, तो उसमें वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, मतलब वन ऑफ यू, नन ऑफ यू हैव डन दिस वर्क,
नन ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क लाइक दिस। तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नन ऑफ हिज फोर सन्स, मतलब मोर देन 2 हो गए, तो नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब मोर देन 2 हो गए तो नन ऑफ आ गया यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। अब इसमें मैंने इसलिए सेंटेंस ऐसे लिखा है क्योंकि एरर इसमें फाइंड करनी है, आगे आंसर लिखा भी है कि रॉन्ग है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईदर ऑफ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा वन ऑफ। ये हमारी इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका नीचे सही भी लिखा है, ये वाला सही है, तो इसमें वन ऑफ आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मोर देन 2 हो रहे हैं, इसलिए वन ऑफ आएगा। आगे देखते हैं, बिकॉज, सिंस, एज सुन एज एंड एज। इन 4 चीज़ों में याद रखें दोस्तों, हमेशा जब भी कनेक्ट होता है तो और कोई वर्ड नहीं आता। जैसे मान लिया किसी ने लगा दिया एज सुन एज, ही लीव्स एंड दैट लगा दिया या देन लगा दिया, इस तरह का अगर कुछ भी लगा हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा जब भी ये यूज़ होते हैं इन चारों में से कोई भी, तो वो कॉमा के साथ जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड कम टू द असेंबली रूम। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसके साथ यहाँ पे देन नहीं आता, एज सुन एज के साथ देन नहीं आएगा, और बस यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सेलेक्टेड इन स्कूल बॉक्सिंग टीम। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस को देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सही सेंटेंस बना हुआ है कि क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग है इसलिए वह सेलेक्ट हो गया, देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जब भी हम याद रखेंगे, हमें रूल के हिसाब से ही बनाने हैं, जब भी बिकॉज या ये चारों में से कोई भी आता है तो उसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस जो है कॉमा के साथ ही कनेक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये देयरफॉर गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जब भी ये कुछ सेंटेंस वो कुछ वर्ड्स हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर देन लेटर, इस टाइप का, मगर ये नो सूनर अभी हम बात कर रहे हैं, अनलेस, अनटिल, फोरबिड, तो इन जितने भी ये वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हार्डली होता है कि मुश्किल से ही, मतलब एक नेगेटिव सेंस ही जाहिर करते हैं, तो इसलिए इनके साथ नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं होंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रियरली वेंट, मैं मुश्किल से ही जाता हूँ, मैं मुश्किल से ही जाता हूँ, टू एनीबडी अक्रॉस द स्ट्रीट। एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड और होता है, मीट, टू मीट एनीबडी अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या है कि मैं मिलने तो जाता हूँ लेकिन मुश्किल से ही जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कोई और अदर वर्ड मतलब नॉट आ जाता तो फिर वो गलत हो जाता। तो इसलिए ये रेयरली से बना है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर देखेंगे नेगेटिव वर्ड है तो वो सीधा गलत हो जाएगा वहाँ पे। जैसे इसमें दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, ही हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली। तो यहाँ पे क्या ही हार्डली नोज, वो मुश्किल से तो जानता ही है, उसमें भी अगर नथिंग लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नथिंग नहीं आएगा और बस एज इट इज इसको बाद में, ही हार्डली नोज अबाउट द फैमिली, ये उसके साथ बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, शी फोरबेड मी टू एंटर हर रूम। तो अगर इसमें मैं लिखता शी फोरबेड मी नॉट टू एंटर हर रूम तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता, फोरबेड भी किया और नॉट भी कैसे, तो मतलब जैसे वो कुछ इंग्लिश मूवी में बोलते हैं आई डोंट नो नथिंग मैन, तो उस टाइप का सेंटेंस यहाँ पे वो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है कि आई डोंट नो एंड नथिंग भी लगा रहे हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं दूसरे किस टाइप को, दूसरे जो इम्पोर्टेंट है, देखो द सेम के साथ दो चीज़ें आती हैं, या तो दैट आता है या फिर एज आता है। अब दैट आता है तब जब वर्ब दी होती है और एज आता है जब वर्ब नहीं दी होती है। उन दोनों का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दिस इज द सेम शर्ट एज माइन। तो यहाँ पे एज आ गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं दी है, तो एज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ही इज द सेम पर्सन हु ग्रीटेड मी यस्टरडे, मतलब ये वही बंदा है जिसने मुझे कल विश किया था, तो ये सेंटेंस हमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, हु ग्रीटेड है ना, मतलब पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हु ग्रीटेड, लेकिन द सेम के साथ जब भी अगर वर्ब दी है, जैसे यहाँ पे ग्रीटेड जो है वर्ब है, तो अगर वर्ब दी हुई है तो हु नहीं आएगा और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इनको बस ये थोड़े से पेयर हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से बन जाते हैं, क्योंकि इसी में गलती कर देते हैं हम लोग कि ऐसा लगता है कि सेंटेंस सही है और वहीं पे गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, अनलेस एंड अनटिल आर नॉट फॉलोड बाई
नॉट, जब भी ये अनलेस और अनटिल आएगा तभी उनके बाद में नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। और इसमें एक और बात है कि अनटिल जो है वो टाइम ओरिएंटेड है और अनलेस जो है एक्शन ओरिएंटेड है। बस याद रखिए कि इसमें नॉट नहीं आएगा। और ये तो खैर पता चल ही जाता है कि अनटिल जो है टाइम को बताता है जब तक की, और अनलेस जो है वो एक्शन को बताता है। एग्जाम्पल से पता चलेगा अच्छे से। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो इसमें क्या हो रहा है कि विल नॉट गेट सिग्नल मतलब सिग्नल का वेट कर रही है, जिसमें टाइम तो इंक्लूड हो रहा है, वेट कर रहे हैं तो टाइम तो होगा ही। तो इसमें दिक्कत क्या है हमारी, वो कनेक्ट सही है सेंटेंस, लेकिन जो हमने नॉट का यूज़ किया है वो यहाँ पे गलत है। बस नॉट हटा देंगे इसमें और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सही करके भी लिखा हो, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो जब तक कि उसे सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं चलेगी। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। चौथा है ये, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे एक्शन आ गया, देखिए वर्क हार्ड है तो एक्शन हो रहा है यहाँ पे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, जब तक कि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, एज और एज, जब दो सेंटेंसेस को एज के साथ और फिर बीच में एज लगता है, और दूसरा ये है जब सो के साथ कनेक्ट करते हो बीच में कहीं एज और लगता है, तो इनको जब यूज़ किया जाता है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे इसमें दो चीज़ और है कि सो एज को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और एज को दोनों केसेस में, मतलब नेगेटिव में भी यूज़ कर लेते हैं और पॉजिटिव में भी यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, तो वो इतना होशियार है जितने की तुम, और ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, तो एज का दोनों में प्रयोग हो गया। लेकिन अगर हम इसको एक और बनाएंगे इससे, जैसे ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज यू, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, क्योंकि ऐसा इतना होशियार हो सकता है, मतलब सेंटेंस ऐसा ये भी सही लग रहा है कि ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज यू, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि सो के साथ एज आएगा और वो नेगेटिव सेंस में ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, और कुछ पेयर्स हैं जिनको रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। जैसे वेदर के साथ और आता है हमेशा, अगर कहीं किसी सेंटेंस में लिखा है इफ़ और उसके बाद कुछ सेंटेंस के बाद और लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा पेयर है हमारा नो सूनर देन लेटर, नो सूनर देन, तो जब भी नो सूनर यूज़ होता है उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। एल्स का जब यूज़ होता है उसके बाद बीच में कहीं बट का प्रयोग होता है। ऑल्दो का अगर यूज़ होता है उसके बाद कहीं बीच में या तो यट का प्रयोग होता है या फिर सिर्फ कॉमा से उसको आगे का सेंटेंस जोड़ देते हैं। लेस्ट का जहाँ भी कहीं यूज़ होता है उसके साथ शुड का प्रयोग होता है। नो अदर के साथ देन का प्रयोग होता है। हार्डली और स्कार्सली इन दोनों के साथ वैन का प्रयोग होता है। और ये जो कुछ कॉमन मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन ऑर्डर दैट, ये साथ में ही चलता है, जब भी इन ऑर्डर आएगा उसके बाद दैट ज़रूर यूज़ होगा। आगे एग्जांपल देख लेंगे इसका, यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑन कंडीशन दैट, तो ये भी इन तीनों मतलब ये वर्ड जो हैं ऑन कंडीशन अगर आया तो उसके साथ भी दैट ही यूज़ होगा। इवन इफ़, ये दोनों साथ में यूज़ होंगे। एज सुन एज हम देख चुके हैं तो ये भी साथ में यूज़ होंगे। दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला आता है हमारा इन ऑर्डर दैट का, तो द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर के साथ दैट लगा दिया हमने। ऑल माइट, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू एग्जाम डेट, तो मतलब सब लोगों को पता चल जाए। इन ऑर्डर के साथ बस दैट लगाना, हमें सिर्फ याद रखने हैं कि हाँ किसके साथ क्या आना है। सेंटेंस का अगर थोड़ा बहुत मीनिंग हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है और हमें लॉ के हिसाब से वो सही है, रूल्स के हिसाब से सही है, तो हम रूल्स के हिसाब से जाएंगे। दूसरा दोस्तों, द फार्मर विल सो द सीड, मतलब फार्मर विल सो द सीड्स एज सुन एज इट रेन्स, मतलब जैसे ही बारिश होगी तुरंत वो बीज बो देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे एज सुन एज मतलब ये तो सिंपल है, एज सुन एज हमेशा यूज ही होता है और याद भी रहता है, और ये भी ऐसे ही सिंपल है, ऐसा ही है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मतलब एज वेल एज तीनों ग्रुप का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हैज़ कम टू द पार्टी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी एज वेल एज यूज होता है आपको याद होगा तो वर्ब जो आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, क्योंकि हिज फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए था उस हिसाब से, तो इसलिए राम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आई है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तेज़ी से दौड़ो अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इसका मतलब शुड का मतलब यहाँ पे चाहिए से नहीं होता, बस ये है कि अगर मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये, कि अगर तेज़ नहीं दौड़ोगे
तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो लेस्ट के साथ याद रखें, लेस्ट और शुड हमेशा एक साथ आते हैं। नीदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट द वेजिटेबल्स। इसमें देखिएगा दिक्कत है, क्योंकि नीदर द पुअर जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उनको देखा जाता है कि कौन सी चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो वो ग्रो नहीं करते हैं और दूसरा खाते भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी गलती है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नीदर जो है गलत जगह पे रखा हुआ है। तो आगे इसका करेक्ट वर्जन देखते हैं। द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नॉर ईट द वेजिटेबल्स। तो ये हमारा 6 जो सेंटेंस है वो सही है। आगे देखते हैं। आई हैव नो अदर एम। जब नो अदर के साथ देन आता है हमेशा, तो इसमें याद रखेंगे आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। ये आई लिखा हुआ है इन, देन टू सक्सीड इन लाइफ इन है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ये। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि कल परसों में कुछ आर्ग्यूमेंट राइटिंग के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लें, और वो ऐसे में भी काम आएंगे। तो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो देखते हैं कि कल से 2-3 दिन हमारे रहेंगे, और उसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे उसको। एस्से राइटिंग में भी काम आएगा वो, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी। दोनों का अच्छा वेटेज है। आर्ग्यूमेंट आते हैं 40 मार्क्स के, एस्से आते हैं हमारे 80 मार्क्स के, तो वो दोनों में काम आएगा। और लिखना भी उसी तरह होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो हम आने वाली वीडियोज़ में उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।